प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से DSR फॉर यू में। वीडियो को प्रारंभ करने के पहले कुछ काम की बातें भी हम आप लोगों से कर लें। सबसे पहले को आप लोगों को आपके परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आप बोर्ड एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, मतलब आप लोगों का पहला पेपर शायद हिंदी का है, और अगर हिंदी का पेपर है तो आप लोगों को अपने एडमिट कार्ड को चेक कर लेना है। एडमिट कार्ड को प्रॉपर रख लें, ब्लैक पेन रख लें, ब्लू पेन रख लें, स्केल रख लें। ये सारी चीज़ें पहले अपने पास रख लें। पहले अपना पूरा जो आपका कंपॉक्स बॉक्स है या वो आपकी किट है उसे तैयार कर लें। देख लें कि आपने सारी चीज़ें रख ली हैं या नहीं। पानी की बोतल रख लें अपने साथ में। पेपर हॉल में आप लोगों को याद रखना है किसी से बातचीत नहीं करनी, स्पेशली किस चीज़ के लिए, किसी सामान को लेने देने में। आप लोग अपनी तैयारी स्वयं करके जाएं। और अब हम बात कर लेते हैं हमारे विषय की, जो कि है हमारा हिंदी विषय। तो हिंदी विषय में बच्चों यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। आप लोगों ने भी अपनी तैयारी कर ली होगी, मगर फिर भी इन प्रश्नों को आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही पूछे जा सकते हैं। तो देख लेते हैं फटाफट ये प्रश्न। तो सबसे पहले है प्रश्न जो है पद्य की परिभाषा। पद्य किसे कहते हैं, क्योंकि काव्य खंड से पूछा जाता है। तो पद्य क्या होता है बच्चों? साहित्य की वह विधा जिसमें किसी कहानी या मनोभावना को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, वो कहलाता है बच्चों पद्य। तो ये परिभाषा आप इतनी लगा लेना जितनी मैंने अंडरलाइन की हुई है, इतनी पढ़ लेंगे, इतनी लिख लेंगे तो भी पर्याप्त है। उसी के नीचे प्रश्न देखें, भक्ति काल की विशेषताएं। तो भक्ति काल की विशेषताओं में देखो, भक्ति भावना की प्रधानता होती है, भारतीय संस्कृति की रक्षा होती है, और यहाँ पे देख लो आप 5वां 6वां 7वां ये पॉइंट लिखना चाहो तो इनको भी लिख दीजिएगा। इसके बाद आप देखें निर्गुण भक्ति शाखा, मतलब ऊपर देखें जो एक प्रश्न और है, भक्ति काल की प्रमुख शाखाएं कितनी है। तो बच्चों भक्ति काल की 2 शाखाएं थी, निर्गुण और सगुण। तो निर्गुण मतलब बिना गुण वाली, तो ज्ञान मार्गी थी इसमें, और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी के कवि कबीरदास और प्रेम मार्गी के जायसी। ऐसी सगुण में राम भक्ति शाखा के तुलसीदास प्रतिनिधि कवि और कृष्ण भक्ति के सूरदास। इसके बाद बच्चों हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि आप पाठ्य पुस्तक से है। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा कि उद्धव श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी प्रेम नहीं कर सके, इसलिए वो उन्हें अभागा कह रही हैं। ठीक है। इसके बाद आप लोग देखें, गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए, ये प्रश्न भी आप तैयार कर लीजिएगा। एक प्रश्न और आता है कि गोपियों ने किन किन माध्यमों से उद्धव को उलाहना दी। तो उन्होंने क्या कहा था, कड़वी ककड़ी और कमल के पत्ते और तेल की बूंद। इस तरीके से ये भी प्रश्न भी आप देख लीजिएगा। फिर लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताई। क्या होता है वीर योद्धा बच्चों? वीर योद्धा धैर्यवान होते हैं, क्षोभ से रहित होते हैं, कभी अपनी वीरता पर अभिमान नहीं करते हैं, अपनी मुंह से अपनी तारीफ नहीं करते हैं, युद्ध में शत्रु के सामने अपनी डींगे नहीं हाँकते, बल्कि वो रणभूमि में अपना कर्तव्य दिखाते हैं। एक ये प्रश्न, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने पर कौन से तर्क दिए थे। इसको भी तैयार कर लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल, उन्होंने ये कहा था कि धनुष कोई बड़ी बात थोड़ी है, ऐसे तो हमने कई धनुष तोड़ दिए और इस धनुष के टूटने पे आपको ऐसी क्या दिक्कत हो गई। फिर कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता? तो इसलिए बचना चाहता क्योंकि उसने जीवन में सारे बुरे अनुभव थे, उसे मित्रों ने भी बहुत धोखा दिया था, और वो अपनी जीवनी को वापस, अपनी आत्मकथा को वापस लिखकर उन दुखों को याद नहीं करना चाहता था। बच्चों जितना मैं बताता जा रहा इतना भी आप लिख देंगे तो भी चलेगा। अब ये स्मृति को पाठ है, तो कवि ये कहना चाहता है कि बीती हुई यादों में जिंदा रहने से क्या फ़ायदा, जो बीत गया है उसी को देख करके अगर आप खुश होते रहोगे तो ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है, और भविष्य को भी चिंता में नहीं डालना चाहिए इस तरीके से। फिर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही। इसको कर लीजिएगा आप लोग। तो फागुन का मौसम जो होता है, प्रकृति में चारों तरफ फल फूल लग जाते हैं, पौधों में हरी हरी पत्तियाँ आ जाती हैं, तितलियाँ मंडराती हैं, फूल भंवरे सब आ जाते हैं, और चारों तरफ वातावरण में भीनी भीनी खुशबू रहती है। इसलिए बच्चों सुंदरता जो इतनी मनोरम रहती है, इसके कारण नजर नहीं हट रही। ये है, माँ ने अपनी बेटी को अंतिम पूंजी क्यों प्रतीत हो रही। तो बच्चों जो बेटी होती है वो अपने माँ के सबसे करीब होती है, और जब वह चली जाती तो माँ अकेली हो जाती है, इसलिए माँ को जो बेटी होती है वो अपनी अंतिम पूंजी लगती है। ये कर लीजिएगा। इसी के नीचे है, माँ ने अपनी बेटी को क्या सीख दी थी। तो ये सीख दी थी कि आप अपनी सुंदरता और कोमलता के एहसास से कभी गौरवान्वित मत होना, मतलब कि किसी के बहकावे में मत आना, और समाज के हिसाब से अपने आप को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, और हमेशा एक आदर्श बेटी बन करके तुम्हें रहना है। अगर आपके पास कोई और उत्तर है तो उनको भी आप पढ़ सकते हैं, मैंने जो उत्तर है वो आप लोगों को बता दिए। अगला देख लो, ये काव्य की परिभाषा। तो देखो भरत मुनि के अनुसार ये पूछी जाती है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, और विश्वनाथ के अनुसार क्या है, रसात्मक वाक्यम काव्यम। ये दोनों परिभाषा याद कर लेना, कोई भी एक पूछी जाएगी और नहीं भी आती तो काव्य की परिभाषा में आप लिख देना कि रसयुक्त वाक्य को काव्य कहते। काव्य के 2 भेद होते, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य, और तीसरा है चंपू काव्य।
फिर यहाँ सूरदास का जीवन परिचय कर लीजिएगा। तो जीवन परिचय में आपको कुछ नहीं करना बच्चों, केवल रचनाएं तैयार कर लीजिएगा। फिर काव्यगत विशेषता में आपको भाव पक्ष कर लेना है और कला पक्ष कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को साहित्य में स्थान कर लेना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों इसमें साहित्य में स्थान, इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को लिख देना है। भाव पक्ष कला पक्ष, ये देखें साहित्य में स्थान आ गया। भाव पक्ष कला पक्ष अगर आप लिखना चाहते तो ये अलग से दे दिया मैंने, इसको आप याद कर लीजिएगा। हालांकि आप याद कर चुके होंगे, नहीं किया तो इसको आप देख लें। हिंदी में ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, एक बार मन लगा के उसको एक बार स्मरण कर लो, हो जाता है क्लियर। तुलसीदास जी का, वैसे ये मेरी दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग सूरदास कर लें। तुलसीदास जी के लिए मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, उसको आप जरूर देख लें, DSR फॉर यू प्रो चैनल में डला हुआ है। इसके बाद देखें आप जय शंकर प्रसाद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको कर लेना। 2 रचनाएं पढ़ लेना इनकी, भाव पक्ष देख लेना, कला पक्ष देख लेना और साहित्य में स्थान। इसी प्रकार से प्रश्न आएगा कि 2 रचनाएं लिखें, भाव पक्ष कला पक्ष, या फिर आ जाएगा काव्यगत विशेषताएं। तो बच्चों उसमें भी भाव पक्ष और कला पक्ष ही आता है, साहित्य में स्थान बता दिए। अब देखो ये प्रबंध काव्य की परिभाषा। तो प्रबंध काव्य क्या होता है? जिसमें शुरू से आखिरी तक कथा क्रमबद्ध रूप से चलती, वो प्रबंध काव्य होता है, जैसे रामचरितमानस। और मुक्तक काव्य में क्या होता है? जिसमें प्रबंध कीता ना हो। ओके, इसको देख लें आप रोक करके। महाकाव्य की परिभाषा कर लीजिएगा, खंड काव्य की परिभाषा कर लीजिएगा। 2 महाकाव्य के नाम याद कर लेना और 2 खंड काव्य के नाम याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंतर आ जाए अगर महाकाव्य खंड काव्य में तो बच्चों इस तरीके से इसको भी आप तैयार कर लेना। महाकाव्य क्या होता है? विस्तृत काव्य होता है। खंड काव्य कई खंडों से मिलकर बना होता है। फिर देख लें आप लोग जो लिखा हुआ है। फिर पाठ्य मुक्तक की परिभाषा देख लीजिएगा, गेय मुक्तक, मुक्तक की परिभाषा देख लीजिएगा। पाठ्य मुक्तक क्या होते? जो पढ़े जाते हैं, पाठ्य मुक्तक कहलाते। गेय मुक्तक क्या होते? जो गाए जाते। फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा, इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर देखें रस के अंग 4 होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। उसके नीचे देखें आप संचारी भाव किसे कहते हैं, इनकी संख्या, और रसों के स्थायी भाव नीचे लिखे हैं, इनको भी देख लें। ये रस के स्थायी भाव जरूर कर लेना कि श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करुण का शोक, विभत्स का जुगुस्सा, रौद्र का ये, वीर का याद कर लेना, उत्साह होता है, शांत का निर्वेद, ये देख लेना आप लोग। फिर यहाँ देखिए श्रृंगार रस पूछा जा सकता है, इसकी परिभाषा। तो ये पूरी जो ऊपर लिखी हुई इसको पढ़ लेना। इसके 2 भेद होते, संयोग और वियोग। अगर आप नीचे वाला ये देखें, ऊपर बस यहाँ तक बस लिखना है, नीचे वाला जो ये मैंने एक ट्रिक बताई थी, पुरानी वीडियो आप देखो उसमें बहुत अच्छे से बताए। रस पूछे जा सकते हैं, हास्य रस, वीर रस और करुण रस। तो हास्य और वीर और श्रृंगार, ये 3 रस जरूर तैयार कर लीजिएगा, नॉर्मली यही पूछे जाते। उदाहरण भी ये हैं, आपके पास आपके स्वयं के उत्तर हैं तो उन्हें भी आप देख सकते हैं, मैं केवल आपका रिवीजन करा रहा हूँ। स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर कर लेना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। स्थायी भाव क्या होते हैं? जो फिक्स रहते हैं, और इसकी संख्या देख लेना। फिर पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर। तो पाठक मुक्तक विषय प्रधान होते हैं और गेय मुक्तक संगीत प्रधान होते, संगीत प्रधान। इन्हें पढ़ा जाता है, इन्हें गाया जाता है। फिर देख लें आप छंद की परिभाषा की, वर्ण, मात्रा, यति, गति और पद को ध्यान में रखकर की गई रचना छंद कहलाती है। 2 प्रकार के होते, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। वार्णिक छंद वो होते जिनकी गणना वर्णों के आधार पे, और मात्रिक छंद वो होते जिनकी रचना किसके आधार पे? मात्रा के आधार पे की जाती है। देखें इनकी संख्या निश्चित रहती है, इनकी संख्या निश्चित वर्णों की रहती है। अब बात करते हैं गद्य खंड की। बच्चों गद्य खंड में देख लें आप लोग, गद्य खंड के प्रमुख प्रश्न। सबसे पहले गद्य की परिभाषा, तो छंद, ताल, लय और तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण रचना को गद्य कहते हैं। फिर इसकी विधाएं आ सकती हैं। तो गद्य की विधा निबंध, नाटक, कहानी, एकांकी, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, कम से कम 6 याद कर लेना है और आदि आदि करके लिख दीजिएगा। ये होती गद्य की विधाएं। इसके बाद देखो 2 उपन्यास कर लेना, 2 उपन्यास और उनके लेखकों के नाम, 2 कहानी उनके लेखकों के नाम, ये भी कर लीजिए, करके जाइएगा आप लोग। इसके बाद आत्मकथा, जीवनी में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया है। बच्चों ये जो वीडियो मैं दे रहा हूँ, इसके पहले मैंने आप लोगों के लिए लगभग 6-7 वीडियो प्रस्तुत किए, उन्हें जरूर देख लीजिएगा। ये तो एक शॉर्ट रिवीजन चल रहा है। नाटक एकांकी में अंतर, तो नाटक एकांकी में, नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में 1 अंक होता है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, एकांकी में कम होती है। बस इसी तरीके से 3-4 पॉइंट तैयार कर लीजिएगा। कहानी उपन्यास में अंतर कर लीजिएगा, इसमें भी वही है, सेम टू सेम। लास्ट में हमेशा बच्चों नाटक एकांकी हो चाहे कहानी उपन्यास, एक नाटक, एक एकांकी, एक कहानी या एक उपन्यास का नाम जरूर लिखें, लास्ट वाला पॉइंट। फिर उसके बाद नेताजी के चश्मा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? क्यों कहते थे? इसका उत्तर आप लोगों ने याद कर लिया होगा, नहीं किया है तो एक बार इसको देख लें और पढ़ लें। फिर कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था? तो जहां तक मैंने ये टिक किया है कि वह देश से लेके हुई थी, यहां तक तैयार कर लीजिएगा। फिर बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी उन्हें? क्योंकि वो बूढ़े थे और उनकी सेवा कौन करता, इसलिए उनने अकेला छोड़ने से मना किया। फिर देखो बाल गोविंद भगत की दिनचर्या, देखिए जितना मैंने अंडरलाइन किया है इतना पढ़ लेंगे, इतना लिख देंगे तो भी आपका प्रॉपर हो जाएगा, आप इनको तैयार कर लें।
फिर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता, तो देखो दूसरा पॉइंट लिख देना, तीसरा लिख देना, पांचवा, छठवां और सातवां, बस 5 पॉइंट में दे दीजिएगा, फिनिश हो जाएगा आपका उत्तर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद फादर की उपस्थित देवदार की छाया जैसी क्यों थी, तो देखें यहाँ से जितना मैंने अंडरलाइन किया है केवल इतना ही लिखना है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद फादर बुल्के को मानवीकरण की चमक क्यों कहते, ये वाला। इसी के नीचे है नम आँखों की गिनना स्याही फैलाना, नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है, इसका आशय कर लेना, ये भी बता दिया है मैंने। फिर मन्नू भंडारी के पिता ने रसोई को भटियार खाना क्यों कहा था, क्योंकि रसोई खाने में महिलाओं या लड़कियों की पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, उन्हें बाहर कुछ करने का मौका नहीं मिल पाता, इसके संदर्भ में ये प्रश्न था। फिर देखो लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव रहा, तो एक तो उनके पिताजी का और एक उनकी टीचर रही कौन, शीला अग्रवाल, उनकी शिक्षिका का और उनके पिताजी का, इन दो लोगों का उनके जीवन पे प्रभाव रहा है। अगर कुछ ना लिख सको तो इतना ही लिख देना, उनके पिता और उनकी शिक्षिका, ठीक है। इसके बाद देख लें आप, ये पहला प्रश्न कर लीजिएगा, दूसरा प्रश्न कर लीजिएगा, ये थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा मैं बोल करके बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोग को केवल रिवीजन करना, तो उत्तर तो आपके सामने है, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वास्तव में सुसंस्कृत व्यक्ति कौन होता, तो जिसने अपनी बुद्धि के दम पे कोई नया आविष्कार किया हो उसे ही संस्कृत व्यक्ति कहा जाता। कौन, जिसने कोई नया आविष्कार किया हो उसे संस्कृत व्यक्ति। फिर नीचे न्यूटन के संदर्भ में भी है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा, मगर ये 36वें नंबर पर है, इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर राम रक्ष वैनीपुरी के लेखन की विशेषताएं, तो देखो जितना मैंने टिक किया है इतना ही आप लोगों को लिखना है, ठीक है, पूरा का पूरा इतना ही लिखना है जितना मैंने आप लोगों को टिक किया है, बस पर्याप्त है। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी की भाषा शिल्प पर प्रकाश और 2 रचनाएं, तो जितना मैंने टिक किया है इनको लिख दीजिएगा। और नीचे देखें आप लोग रचनाएं लिखी हुई हैं, काव्य मंजुषा और सुमन, उनकी 2 रचनाएं थी, तो इसको भी आप लोग लिख दीजिएगा। बच्चों सॉरी मैं आप लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आप लोगों के एग्जाम की आज तैयारी आपको करनी है, तो इसलिए फटाफट देख लें। निपात शब्द की परिभाषा तो क्या होती है, किसी भी बात पर अतिरिक्त बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें निपात कहते हैं, जैसे तक, भी, ही, ये सारे होते हैं। इसके बाद देख लें आप लोग अगला प्रश्न, समुच्चय बोधक की परिभाषा, तो बच्चों जितना ये अंडरलाइन है इतना ही लिख दीजिएगा, ये समुच्चय बोधक होते हैं, ठीक है, ये परिभाषा हो गई यहाँ पे आपकी। फिर उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अकर्मक और सकर्मक क्रिया, अकर्मक बिना कर्म के और सकर्मक मतलब कर्म के साथ। तो सकर्मक में कर्म करने के मतलब कर्म का ज़्यादा वैल्यू होती है और अकर्मक में कर्ता की वैल्यू होती है, ठीक है, ये पूरा आप लोग कर लीजिएगा, उत्तर उदाहरण लिख दीजिएगा। इसके बाद देखो राम रक्ष वैनीपुरी का जीवन परिचय कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये देखें 2 रचनाएं लिखी हैं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। भाषा शैली ही बच्चों काव्यगत विशेषताएं होती हैं, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद क्रिया विशेषण की परिभाषा, मुहावरे किसे कहते हैं, तो ये देखें मुहावरे की परिभाषा है पूरी, और इसी के नीचे लोकोक्ति, तो मुहावरे लोकोक्ति की डेफिनेशन कर लेना, और अगर मिल जाए तो मुहावरे लोकोक्ति में अंतर कर लेना। अगर अंतर ना मिले तो बच्चों एक पॉइंट में मुहावरे की परिभाषा, दूसरे में लोकोक्ति की परिभाषा, और फिर एक एक उदाहरण लिख देना। सूचना लेखन किसे कहते हैं, तो किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना ही सूचना लेखन होता। अनुच्छेद लेखन, किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए लघु वाक्य समूह को ही हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। फिर बारी आई संवाद लेखन, तो जब 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में कोई बातचीत होती है उसे लिखा जाता, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद लेखन कहते, बस इतना ही है। फिर इसके बाद औपचारिक पत्र क्या होते हैं, जिनका हमें उपचार चाहिए, जो किसे लिखे जाते हैं, प्रधानाचार्य को, सरकारी विभाग को, वो कहलाते औपचारिक पत्र, ठीक है, जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं होता। अनौपचारिक पत्र क्या होते, निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, किसी को शादी का कार्ड, ये सब होते अनौपचारिक पत्र, तो इनकी परिभाषा भी आप देख लीजिएगा, इनसे हमारा निजी संबंध होता है। फिर आया बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे प्रकट करते हैं, तो कैसे करते हैं, माँ से लिपट कर, रो करके अपना प्रेम, कोई गलत काम करते तो माँ से लिपट जाते हैं, माँ बाप को अपने खेल में शामिल कर लेते हैं, अपने हर काम में अपने माता पिता का वो सहयोग चाहते हैं, और माँ के हाथों से खाना खा करके, ये पॉइंट हैं आप लोगों को, इनको देख लीजिएगा, बहुत अच्छे पॉइंट हैं। अब इनको पढ़ना थोड़ी, ये तो आपकी खुद की फीलिंग है, आपने भी तो ऐसा किया होगा बच्चों, तो बहुत अच्छे से इसको देख के लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न, माँ बच्चे को किस प्रकार खाना खिलाती थी, वो कैसे करती थी, छोटे छोटे कौर बनाती थी, तोता मैना कबूतर, और बोलती थी बच्चे से बेटा जल्दी खा ले वरना ये कबूतर उड़ जाएगा, ये मैना उड़ जाएगी, तो बच्चा इसी खेल
खेल में जल्दी जल्दी वो अपने खाने को खा लेता था। फिर चूहे के बिल से पानी उलीचने पर क्या निकला, वहाँ से सांप निकल आया था। फिर अगला प्रश्न, जॉर्ज पंजम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? इस प्रश्न को भी जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो एक लज्जित थे कि एक विदेशी के कारण देश में, अपने देश में कैसी स्थिति बन गई है। फिर कलाकार की आंखों में आंसू क्यों आ गए थे? तो बहुत ज़्यादा घटना घटी थी एक दुखद, उसको देख करके लाट की नाक ना होने के कारण वो परेशान था, उसके कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। फिर बारी आती है बच्चों आपठित गद्यांश पद्यांश की। तो बच्चों ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कौन सा गद्यांश पद्यांश आ जाए, पूरी बुक में बहुत सारे दिए हैं, उसको अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, केवल इतना बता दिया कि आप लोग ये गद्यांश पद्यांश की तैयारी भी कर लीजिएगा, बड़े अच्छे से संदर्भ और प्रसंग लिखिएगा। इसके बाद बारी आती है पत्र लेखन की। तो बच्चों पत्र लेखन के लिए मैंने एक बहुत ही शानदार वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाइए और वहाँ पे जाकर के पत्र लेखन वाला वीडियो और निबंध लेखन भी उसमें समझाया है, तो उन्हें आप जाके जरूर तैयार कर लीजिएगा। निबंध लेखन में आप लोगों को पूरी प्रस्तावना और उपसंहार पे विशेष जोर देना है, मतलब बहुत अच्छे से सजा संवार कर लिखना है। फिर लास्ट बात एक बार फिर से और बोल दूं बच्चों आपसे कि कॉपी में बहुत साफ सफाई रखनी है, ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज़ करना है, हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से और बाकी पूरा ब्लू पेन से लिखना है, और जहाँ उत्तर समाप्त हो काटापीटी ना करते हुए स्केल से लाइन खींच दीजिएगा। फिर इसके बाद हर नए प्रश्न के उत्तर को नए पेज से लिखें, एप्लीकेशन हमेशा एक पेज में आनी चाहिए। बच्चों आप सभी लोगों को पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।